हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू आप सब, एक बार बता दीजिए। और आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपका एग्जाम इस वर्ष है तो ये वीडियो आपको देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आप देखिए आज के इस वीडियो में खास क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो क्वेश्चन बैंक है 2009 से लेके 2023 तक का, उसका चाहे बाबू यहाँ आप देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सभी चीज कवर करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए पूरा और यहाँ देखिए सब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं आपको, चाहे वो लघु उत्तरीय हो, शॉर्ट टाइप हो या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो, सभी हम लोग यहाँ पे देखिए आज कवर करने वाले हैं। तो यहाँ आप देखिए इसका ये पहला पार्ट है, एक दो पार्ट में इसको खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ आप देखिए सारा सब्जेक्टिव प्रश्न आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आज क्या खास होने वाला है बाबू, यहाँ पे देख लीजिए आज जो खास होने वाला है क्लास 12 फिजिक्स का, यहाँ देखिए क्वेश्चन बैंक का बाबू प्रीवियस ईयर यहाँ पे 50 से 60% आएगा आपके एग्जाम में बाबू। कितना? तो 50 से 60%, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन बैंक का ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। कब से कब तक का? 2009 से 2023 तक का। तो क्लास आप लोग समझ सकते हैं कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो काम करना है बाबू, आप सभी छात्रों को, सभी को पता है कि सबसे पहला काम क्या होता है। तो जो सबसे पहला काम है बाबू, आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है बाबू। सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग बाबू, कैसे हैं आप सब ये बता दीजिए। चलिए, चैनल को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में आप लोग लाइक नहीं किए हैं, बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, क्लास ज्वाइन किए हैं लाइक नहीं किए, तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर दीजिए। यहाँ आप देखिए ऑनलाइन टेस्ट, यहाँ आप देखिए सुबह से ही ये स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग क्लास खत्म होगा और जाइएगा ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, तो जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं आता है हम लास्ट में बता देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए। और एक बात, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 2024। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और हम यहाँ पे हम लोग कवर क्या करेंगे? तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं बाबू, सब्जेक्टिव महा महत्वपूर्ण यहाँ पे क्लास होने वाला है। तो सभी सब्जेक्टिव का कवर करने वाले हैं, जिसका ये पार्ट 1 है। तो आप लोग बने रहिएगा। पूरा यहाँ पे इतना शॉर्ट टाइप आपको आंसर बताया जाएगा कि आपको यहाँ पे सुन के ही याद हो जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, चाहे वह क्या हो, लघु उत्तरीय हो चाहे वह दीर्घ उत्तरीय हो, सभी क्वेश्चनों को कराया जाएगा। तो आप लोग रेडी हैं? तो एक बार बाबू यस बोलिए। सभी बच्चे जल्दी जल्दी यस बोलिए। यहाँ पे हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। जल्दी जल्दी यस बोलिए। चलिए, यस यस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देख लीजिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग भी यहाँ पे बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जाएगा। और 100% लड़ने की गारंटी है यहाँ पे कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रहता ही है 100%। सब्जेक्टिव तो खास करके 80 से 90% रहता है। 80 से 90% सिर्फ सब्जेक्टिव लड़ता है बाबू। किससे? तो क्वेश्चन बैंक से। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग समझते चलिए सभी स्टूडेंट। देखिए पहला क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखें। ये क्या है बाबू? ये क्वेश्चन पूछा गया है 4 से 5 बार। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, जैसे हम बताएं 2009 से 2023 तक का प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसको परिभाषित करें। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेश के, यहाँ आप देख लीजिए कैसे समझिएगा कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के और उसके दोनों आवेश के बीच के दूरी को, गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कोई एक आवेश है, यहाँ पे मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, मान लीजिए कोई विद्युत द्विध्रुव है, उसका एक आवेश है। और एक आवेश का कितना आवेश होता है? 2 आवेश होता है ना, धन आवेश ऋण आवेश। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश के बीच का जो दूरी होगा उसके गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको पूरा 100% क्लियर हो गया होगा बात से कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के किसी एक आवेश और उसी के दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे तो आप लोग इसका यहाँ पे परिभाषा दे दिए, कितना बेहतरीन परिभाषा दे दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा गया है अगला स्टेप कि इसका एसआई यूनिट भी लिखें। यहाँ आप देखिए पूछा गया है कि इसका एसआई यूनिट भी आप लोग
लिखिए। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा बाबू, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई मात्रक होता है बाबू, क्या होता है, तो कूलम्ब इनटू मीटर होता है। क्या होता है, कूलम्ब इनटू मीटर। यहाँ पे देखिए सीएम भी दे देगा, तो आप लोग इसको गलती मत कीजिएगा। कूलम्ब डॉट यहाँ पे देखिए मीटर दे देगा, तभी गलती नहीं करना है। कूलम्ब गुणे यहाँ पे मीटर देगा, तभी गलती नहीं करना है। गलती कब करना है, तो कूलम्ब बाई यहाँ पे मीटर दे, तब ये गलती होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब इनटू मीटर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको पूरा 100% क्लियर हो गया होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो पूरा आपको 100% समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न पे। दूसरा नंबर प्रश्न भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बाबू। सभी प्रश्न क्वेश्चन बैंक का है, 4 से 5 बार आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 2 नंबर कि लेजर किरणों के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखे। लेजर किरणें, और ये प्रश्न आता है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि लेजर किरणों के 2 प्रमुख विशेषताओं को लिखें। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कैसे लिखिएगा। तो जो लेजर किरणें होती है वो स्टील प्लेट को छेद सकती हैं बाबू, बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं लेजर किरणें। लेजर किरणें इतना हार्ड होती है कि वो स्टील प्लेट को छेद सकती है। तो पहला आप लोग लिख दीजिएगा कि यह क्या कर सकती है, स्टील प्लेट को छेद सकती है, बेध सकती है। यहाँ देखिए जो लेजर किरणें होती हैं स्टील प्लेट को क्या कर देगी बाबू, बेध सकती है, छेद सकती है। यहाँ आप देखिए अगला, यहाँ पे यह एकल तरंग दैर्ध्य के होते हैं। यहाँ आप देखिए इसमें बहुतरंग दैर्ध्य नहीं होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एकल तरंग दैर्ध्य ही होता है। किसमें, तो लेजर किरण में एकल तरंग दैर्ध्य होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 ही पूछा है, लेकिन आपको अगर तीसरा लिखना है तो लिख सकते हैं कि लेजर की उच्च चमक होती है। जो लेजर किरणें होती हैं, जब बाबू वो स्टील प्लेट को छेद सकता है तो उसका चमक भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ही उच्च होगा। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो लेजर किरणें होती हैं इनकी चमक क्या होती है बाबू, बहुत ज्यादा उच्च होती है। चलिए सभी बच्चे आ गए लाइव, बहुत बढ़िया। चलिए सभी स्टूडेंट लाइव आ गए हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक सभी स्टूडेंट को आ गया होगा। सभी स्टूडेंट नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन बैंक का सभी सब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं 2009 से 2023 तक का सभी सब्जेक्टिव प्रश्न, चाहे वह शॉर्ट टाइप हो चाहे वह लॉन्ग टाइप हो। तो यहाँ पे आप लोग बने रहना है, क्लास करना है फ्री में, पीडीएफ डाउनलोड करना है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बैंक में कि संट के 2 उपयोगों को लिखे। अब यहाँ पे देखिए हम आपको क्या बताएं कि संट का प्रयोग करके हम क्या करते हैं बाबू। तो यहाँ पे देखिए संट के प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं, तो संट के प्रयोग से हम लोग संट लगाकर किसी भी धारा मापी को एमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। हम लोग संट लगा के क्या कर सकते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। हम लोग संट लगा के किसी भी धारा मापी को एमीटर में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। किसी भी धारा मापी को एमीटर में परिवर्तित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, संट का प्रयोग करना पड़ेगा। संट लगाकर हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे देखिए कि यह धारा मापी की कुंडली को जलाने से बचाता है, यानी शॉर्ट सर्किट से ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, जलने से बचाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह धारा मापी की कुंडली को जलने से बचाता है। यह धारा मापी की कुंडली को बाबू जलने से बचाता है। तो यहाँ तक आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर पूछेगा कि संट के 2 उपयोग लिखे, तो संट लगाकर किसी भी धारा मापी को हम लोग एमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। इसकी माप सीमा संट लगा के ये भी लिख सकते हैं आप लोग, संट लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी धारा मापी की माप सीमा को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं कि यह धारा मापी की कुंडली को शॉर्ट सर्किट यानी जलने से क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, बचाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। 2 क्वेश्चन अभी के अभी आपको याद हो गया होगा। जल्दी जल्दी बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए बाबू। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे हम बताएंगे, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना ही पड़ेगा बाबू। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पे सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन बैंक का कि एन टाइप एवं पी टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करे। बाबू 5 से 7 बार से ज्यादा बार आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे समझने के लिए आपको मात्र यहाँ देखिए
1 से 2 मिनट लगेगा, आपको पूरा अभी के अभी याद हो जाएगा। और चल क्या रहा है, क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव चल रहा है बाबू, और इतना टाइम इसीलिए लग रहा है कि आपके दिमाग में फिट हो जाए, नहीं तो पढ़ के तो हम भी जा सकते हैं, यहाँ पे लगातार पढ़ देंगे चल देंगे तो उससे कोई फायदा, कुछ फायदा नहीं है। अगर आपको समझाते हैं आपके दिमाग में चला जाता है, याद नहीं करना पड़ता है, तो उससे बहुत सारा आपको फायदा है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एन टाइप पहले लिखना है और पी टाइप में क्या अंतर, तो यहाँ पे देखिए एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, तो वैसा शुद्ध अर्धचालक जिसमें क्या पंच संयोजी अशुद्धि को हम लोग मिश्रित कर देते हैं, तो जो हमारा यहाँ देखिए अर्धचालक निकल के बाहर आता है वो होता है एन टाइप अर्धचालक। यहाँ आप देखिए ये तो हम आपको समझा दिए। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि को या अपद्रव्य को मिला दिया जाता है, तो जो मिश्रित अर्धचालक, जो मिश्रित हमारा सेमीकंडक्टर बनता है बाबू, क्या बनता है, अर्धचालक बनता है, वो एन टाइप का बनता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये आपको समझ में 100% आया होगा कि एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। तो जब किसी शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अपद्रव्य यानी अशुद्धि को मिला दिया जाता है, तो जो हमारा मिश्रित अर्धचालक बनके तैयार होता है वो एन टाइप होता है। ये तो समझ गए एन टाइप में। अब हम लोग पी टाइप में क्या लिखेंगे कि जब शुद्ध अर्धचालक में, यहाँ आप देखिए जब शुद्ध अर्धचालक में पी टाइप का बता रहे, एन टाइप में पंच संयोजी, पी टाइप में देखिए कि जब शुद्ध अर्धचालक में हम लोग त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिला देते हैं, तो जो मिश्रित हमारा बनेगा अर्धचालक, जो मिश्रित जो पंच संयोजी अशुद्धि को भी मिलाए और शुद्ध, यहाँ देखिए शुद्ध क्या है बाबू, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी हम लोग जब अशुद्धियों को मिलाएंगे और जो मिश्रित हमारा बनेगा बाबू, जो मिश्रित जो मिल के बनेगा वो क्या कहलाएगा बाबू हमारा, तो पी टाइप। तो अगर हम लोग शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा, शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एन टाइप बनेगा। तो यहाँ तक आप लोग लिख दिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये सब समझाने की तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम इतना समझा दिए कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब दूसरा इसका क्या लिखिएगा, यहाँ पे एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हम आपको बता दिए हैं कि जो एन टाइप अर्धचालक होता है उसमें बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जो पी टाइप हमारा अर्धचालक होता है उसमें बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं, होल्स होते हैं, वेवर। यहाँ पे क्या होते हैं बाबू, वीवर होते हैं, यहाँ पे होल्स होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक जो आवेश होता है हमारा क्या होता है बाबू, कोटर होता है यानी होल्स होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, क्या पाया जाता है, होल्स पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तीसरा क्या लिखिए कि अल्पसंख्यक वाहक, यहाँ आप देखिए होल्स होते हैं। एन टाइप में अगर बहुसंख्यक क्या होता है, बहुसंख्यक अगर आपका इलेक्ट्रॉन है तो अल्पसंख्यक क्या होगा बाबू, कोटर यानी क्या, होल्स पाया जाएगा। अगर इसमें यहाँ पे बहुसंख्यक वाहक क्या है बाबू, होल्स है, तो यहाँ पे देखिए अल्पसंख्यक क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अंतर सेम टू सेम इसी प्रकार लिखिएगा। किसी में दम नहीं है बाबू, किसी मास्टर में कि आपका एक भी नंबर काट सके, 100% गारंटी है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एन टाइप और पी टाइप का ये एग्जाम में आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसे आपको याद कर लेना है। यहाँ आप देखिए कि मॉडुलन को परिभाषित करें, इसके प्रकार को लिखें। हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करा रहे हैं और सभी को ध्यानपूर्वक क्लास करना है। यहाँ पे लिखना है, बताना है कि मॉडुलन को परिभाषित करें, इसके प्रकार को लिखें। मॉडुलन को क्या करना है, हमको परिभाषित करके उसके प्रकार को हमको लिखना है। तो मॉडुलन क्या होता है, तो संदेश सिग्नल निम्न आवृत्ति के होते हैं। जो संदेश सिग्नल होता है बाबू ये क्या होता है, निम्न आवृत्ति का होता है। जो संदेश सिग्नल होता है वो निम्न आवृत्ति तक का होता है और इसको दूर तक प्रेषित क्या करते हैं, नहीं कर सकते, इसको दूर तक प्रेषित नहीं किया जा सकता है। किसको, तो संदेश सिग्नल को। तो यहाँ पे देख लीजिए फिर से आप लोग समझिए कि जो यहाँ पे संदेश सिग्नल होता है वो निम्न आवृत्ति का होता है, जिन्हें हम अधिक दूर तक प्रेषित करना बाबू क्या है, संभव नहीं है, नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें उच्च आवृत्ति वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित किया जाता है। इसलिए इनको उच्च अत्यधिक यहाँ पे क्या वाहक तरंगों के साथ क्या किया जाता है, अध्यारोपित किया जाता है। तो इसी प्रतिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी प्रतिक्रिया को हम लोग मॉडुलन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। देखिए क्या लिखना है आपको कि संदेश सिग्नल निम्न आवृत्ति के होते हैं, जिन्हें अधिक दूर तक प्रेषित करना संभव ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों के साथ क्या करते हैं, भेज देते हैं, अध्यारोपित कर देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मॉडुलन बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, 100% आपके एग्जाम में आता है।
तो ये प्रश्न बाबू याद हो गया। और बाबू बताइए, हम बता रहे हैं तो याद होते जा रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो हम समझा रहे हैं तो याद साथ में होते जा रहा है कि नहीं हो रहा है, होते जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि इसके प्रकार कितने होते हैं, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पे किसके, तो मॉडुलन के 3 प्रकार, 5 प्रकार नहीं होगा, मॉडुलन के 3 प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, आयाम मॉडुलन, यहाँ पे क्या होता है आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन, और यहाँ पे देखिए कला मॉडुलन। 3 प्रकार भी लिखना है। देखिए यहाँ पे इसके प्रकार होते हैं 3, आयाम, आवृत्ति, और एक क्या होता है बाबू, कला मॉडुलन होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ऐसे लिखिएगा, आपको एग्जाम में 100% मार्क्स मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। और यहाँ पे हम बार बार बता रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव चल रहा है कब से कब तक का, तो बाबू यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चाहे वो लघु उत्तरीय हो दीर्घ उत्तरीय। जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया अब आपके सामने, तो 2009 से लेके और 2023 तक का सभी सब्जेक्टिव प्रश्न बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किरचॉफ का नियम क्या है, किरचॉफ का नियम क्या है, तो सभी को पता है बाबू किरचॉफ का क्या नियम है। तो यहाँ आप देखिए विद्युत धारा एवं वोल्टता संबंधित वैज्ञानिक किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। यहाँ पे देखिए हम क्या बताएं, अभी बताएं कि विद्युत धारा एवं वोल्टता संबंधित वैज्ञानिक जो किरचॉफ थे, उन्होंने 2 नियम दिया था, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रथम और द्वितीय नियम। अगर आपसे पूछ देगा किरचॉफ का नियम क्या है, चाहे वो कुछ भी पूछे आगे, आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा कि किरचॉफ का 2 नियम होता है, विद्युत संबंधित और वोल्टता संबंधित किरचॉफ ने हमको 2 नियम दिया था। पहला है यहाँ आप देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम, दूसरा है किरचॉफ का यहाँ आप देखिए दूसरा नियम। तो यहाँ आप देखिए इसका प्रथम नियम क्या है ये हम लोग समझते हैं। आप लोग बाबू किरचॉफ के नियम से डर लगता है, आपको 100% समझ में आएगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। अब देखिए चलिए, अब यहाँ पे देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है बाबू, कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। याद रखिएगा, ये 100% आता है एग्जाम में बाबू, 5 नंबर में है। देखिए कितना आसान डेफिनेशन है कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर, किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 हो रहा है, यानी 0 हो जाता है। चाहे मान लीजिए विद्युत परिपथ है और इसके बिंदु है, यहाँ पे किसी भी बिंदु पर मान लीजिए एक बिंदु है, इसको क्या मानेंगे हम लोग, विद्युत परिपथ मानेंगे। और इसके बिंदु पर यानी आप देखिए सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, सभी धाराओं का, चाहे वो आ रहा है। यहाँ आप देखिए ऐसे ऐसे करके क्या हो रहा है बाबू, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ आप देखिए सभी धाराओं का, ये क्या है जो पॉइंट है इस पे, यहाँ पे देखिए I1 धारा यहाँ पे आ रहा है, ये क्या है I1 धारा आ रहा है। अब यहाँ आप देखिए I2 यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी बिंदु पे ये भी क्या हो रहा है बाबू, इसी बिंदु पे क्या सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है किसी भी विद्युत परिपथ के बिंदु पर। तो ये विद्युत परिपथ का बिंदु है, उस पे ये सब धाराएं आ रही हैं। यहाँ पे I1 आ रहा है और यहाँ पे देखिए I2 आ रहा है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे I3 भी आ रहा है। और ये कितनी भी धाराएं आ सकती हैं, ये नहीं कि 3 ही धारा आ सकती है, 4, 5, 10, 15, 20 कोई भी धारा है, क्या होगा इसके बिंदु पे 0 होना ही है, यही इसका प्रथम नियम है। तो यहाँ आप देखिए ये 3 तो आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए ये I3 है, ये भी धारा है यहाँ पे बिंदु की तरफ आ रही है। अब यहाँ पे देखिए जो I4 हमारा धारा निकल रहा है, मान लीजिए I4 हमारा निकल रहा है, ये बिंदु से जा रहा है, तब भी क्या होगा, चाहे वो आए वो जाए, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये तो आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु, यहाँ पे देख लीजिए बिंदु क्या है, O है, उस पे जो I1, I2, I3 धाराएं आ रही हैं और जो I4 जा रहा है, सबका योग 0 होगा, सबका योग 0 होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए I1 आ रहा है तो प्लस, I2 आ रहा है तो प्लस, I3 आ रहा है तो प्लस, I4 हमारा क्या आ रहा है, जा रहा है तो -0। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, I1 प्लस यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे रहेगा I2 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा I3, और बराबर है तो बराबर, और यहाँ पे देखिए माइनस है ना, यहाँ पे देखिए -I4 है ना, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, +I4 हो जाएगा। यानी ये बराबर हो रहा है ना सबके सब। देखिए तो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो रहा है, इसका और इसका क्या हो रहा है बाबू, बराबर हो रहा है कि नहीं इस बिंदु पे।
यहाँ पे देख लीजिए इसका और इसका, यहाँ पे देख लीजिए बीजगणितीय योग बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो यही है किरचॉफ का प्रथम नियम, एकदम आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखना है, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी बिंदु पर, किसी भी परपथ के बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, चाहे वो धारा आ रही है चाहे वो जा रही है, सबका योग क्या होता है, शून्य होता है। यही होता है हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। तो 100% आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए द्वितीय नियम, ये और ये लॉन्ग क्वेश्चन है बाबू, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सभी प्रश्न आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए दूसरा है किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है। तो किरचॉफ का बाबू द्वितीय नियम क्या कहता है, यहाँ पे देखिए बंद परपथ के लिए है। तो यहाँ पे देखिए किसी विद्युत परपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराएं तथा यहाँ पे देखिए संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस यहाँ पे देखिए पास के आरोपित विद्युत वाहक के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो यहाँ पे किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, 100% बाबू किरचॉफ का नियम पूछा जाता है, 100% आता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बैंक का अगला सवाल, यहाँ पे हम जैसे बता दिए हैं कि आपको पूरा बताने वाले हैं, क्वेश्चन बैंक का पूरा सब्जेक्टिव, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारा का सारा बता देंगे। ये इसका लेक्चर 1 है, पूरा आपको लेक्चर मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ इंतजार करते रहिए, सब आपको दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए पारावैद्युत शक्ति क्या पूछा गया है, पारावैद्युत शक्ति एवं अपेक्षित पारावैद्युतांक को परिभाषित करें। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 70 से 80% जो होता है ना बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो 70 से 80% होता है ना, सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, वो क्वेश्चन बैंक का रहता है। आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा 60 से 70 या 70 से 80% क्वेश्चन बैंक का ही रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, पारावैद्युत शक्ति एवं अपेक्षित पारावैद्युतांक को परिभाषित करें। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पारावैद्युत शक्ति आखिर होता क्या है। तो पारावैद्युत शक्ति क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां तक पारावैद्युतांक क्या आचलन बना रहे उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो पारावैद्युत शक्ति बोलते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए लिखा होगा, सब बाबू हम अपने भाषा में लिख देते हैं कि आपको थोड़ा भी दिक्कत ना हो याद करने में। यहाँ देखिए पारावैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां तक कि यहाँ पे क्या हो, पारावैद्युत माध्यम क्या बने, आचलक बना रहे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं पारावैद्युत शक्ति। तो ये आपको पूरा 100% समझ में आ गया होगा कि पारावैद्युत शक्ति क्या है। यहाँ पे पूछा गया अपेक्षिक पारावैद्युतांक किसे बोलते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि अपेक्षित पारावैद्युतांक किसे बोलते हैं और इसे किससे सूचित करते हैं, तो इसे ER से सूचित करते हैं। तो अपेक्षित पारावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो किसी माध्यम का, यहाँ देखिए पारावैद्युतांक, तो किसी माध्यम के पारावैद्युतांक को हम लोग क्या एप्सिलॉन से सूचित करते हैं, और निर्वात के पारावैद्युता के अनुपात को, तो निर्वात के पारावैद्युता को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। तो इसी के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेक्षिक, यहाँ पे देखिए पारावैद्युता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग अपेक्षित, यहाँ पे देखिए पारावैद्युता बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, 100% आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा अपेक्षित पारावैद्युता यानी ER। तो किसी माध्यम का पारावैद्युता क्या है बाबू, एप्सिलॉन है, और निर्वात में पारावैद्युता क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट, और इसी के अनुपात यानी इसी के बट्टा को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो इसी को बोलते हैं अपेक्षित पारावैद्युतांक। ये आप लोग याद रखिएगा, 100% आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि चौक कुंडली अथवा मोटर प्रवर्तक के उपयोग समझावें। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है, सभी बच्चों को याद रखना है। यहाँ पे पूछा गया है चौक कुंडली अथवा मोटर प्रवर्तक के उपयोग। तो पहले हम लोग चौक कुंडली को समझ लेते हैं क्या होता है। तो उच्च प्रेरकत्व तथा यहाँ आप देखें नग्न प्रतिरोध के, यहाँ आप देखिए कुंडली को चौक कुंडली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उच्च प्रेरकत्व तथा यहाँ आप देखिए नगण्य प्रतिरोध की कुंडली को हम लोग चौक कुंडली बोलते हैं, जिसका व्यवहार बिना किसी विद्युत ऊर्जा को नष्ट किए हुए किसी यहाँ देखिए धारा की शक्ति को कम करने के लिए किया जाता है। क्योंकि यहाँ देखिए इससे शक्ति का क्या होता है, उपयोग शून्य के बराबर होता है, इस शक्ति का उपयोग शून्य के बराबर होता है। यहाँ पे फिर से समझ लीजिए कि चौक कुंडली क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो उच्च प्रेरकत्व तथा नगण्य प्रतिरोध के कुंडली को हम लोग चौक कुंडली बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये तो हो गया चौक कुंडली, जिसका व्यवहार बिना किसी विद्युत ऊर्जा को नष्ट किए हुए किसी यहाँ पे देखिए धारा की शक्ति को कम करने के लिए किया जाता है। क्यों कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका जो शक्ति होता है ना 0 के बराबर होता है, यानी उपयोग में 0 के बराबर
होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये तो आप लोग समझ गए कि चौक कुंडली क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे मोटर प्रवर्तक क्या होता है, और ये सभी प्रश्न क्वेश्चन बैंक का है, सभी को सभी प्रश्न याद होना चाहिए। तो यहाँ आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे है मोटर प्रवर्तक। तो मोटर प्रवर्तक क्या होता है, यह एक उच्च प्रतिरोध होता है। मोटर प्रवर्तक में बाबू एक उच्च प्रतिरोध होता है, जिससे यहाँ आप देखिए दृष्ट धारा यहाँ पे मोटर की कुंडली में यहाँ देखिए 7 श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यह एक उच्च प्रतिरोध होता है, जिसमें क्या होता है, यह दृष्ट धारा यहाँ पे मोटर की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जिससे मोटर स्टार्ट करते समय प्रारंभ में क्या होता है, जब मोटर में विद्युत वाहक बल शून्य हो जाता है तब मोटर की कुंडली से होकर क्या होता है बाबू, अति उच्च धारा नहीं प्रवाहित हो सकती है, अतः यहाँ पे क्या होता है, कुंडली को जलने से भय रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे मोटर प्रवर्तक। और यहाँ पे देखिए उसमें कुछ समझने के लिए खास नहीं है, इसको रटना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बाबू, इसको याद कर लीजिएगा। मोस्ट वीवीआई है, सभी बच्चे याद रखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स की बीमा और इसका एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स की बीमा और इसका एसआई मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या पूछा गया है बाबू, बीमा। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो सबसे पहले आप लोग लिख दीजिएगा कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है एक क्या होता है बाबू, अदिश राशि होता है। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, पूछा गया है इसका बीमा डायमेंशन। तो इसका बीमा क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप लोग ml के पावर 2t माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए a इनवर्स होता है, यानी a के पावर 1 होता है। ये आप लोग याद रखिएगा क्या होता है इसका, चुंबकीय फ्लक्स की बीमा। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ml के पावर 2 t के पावर -2 और a के पावर 1 होता है। इसे आप लोग क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स का यहाँ पे बीमा। अब यहाँ पे इसका एसआई मात्रक जो पूछा है, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक होता है वेबर। वेबर को हम लोग WB से सूचित करते हैं। ये सभी चीजें लिख दीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके शर्तों को लिखे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बाबू। ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है, और ये क्वेश्चन बैंक का यहाँ पे सभी सब्जेक्टिव है, सभी आपको याद करने हैं। आप देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके शर्त को भी लिखना है। यहाँ आप देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से हम लोग क्या समझते हैं, तो यहाँ आप देखिए जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, और यहाँ देखिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अगर अधिक होने पर प्रकाश किरण क्या होता है बाबू, विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय सघन माध्यम में ही लौट आती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यहाँ पे क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, 100% ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे फिर से बताते हैं, जरूर समझ में आएगा, अभी नहीं आया होगा, कि आप देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है। चलिए देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रवेश करती है, और यहाँ देखिए आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण C के मान से अगर अधिक होता है, तो क्या होता है, प्रकाश किरण यहाँ पे क्या होता है, विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय क्या होती है, वो सघन माध्यम में ही लौट आती है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, 100% आपके एग्जाम में आता है। अब यहाँ आप देखिए लेंज का नियम, और ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बैंक का 2009 से लेके और 2000 यहाँ पे देख लीजिए 2030 तक का सब्जेक्टिव, चाहे वो लघु उत्तरीय हो दीर्घ उत्तरीय, सभी बता देंगे बाबू, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे देख लीजिए लेंज का नियम क्या कहता है। तो लेंज का नियम यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन की। लेंज का नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का क्या विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई हो, उसे के हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उसी को बोलते हैं लेंज का नियम। यानी यहाँ पे कहने का मतलब यह है, अगर इस नियम के अनुसार यहाँ पे क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यहाँ देखिए प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल का यहाँ पे जो धारा का मान होता है इस प्रकार होता है कि वह उसी कारण का क्या करती है, विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई हो। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, लेंज का नियम बोलते हैं। बिल्कुल आसान है, 100% एग्जाम में भी आता है। अब देखिए यहाँ पे एक्स किरण के किन्हीं दो गुणों को लिखें।
लेजर किरणों को पूछा था, तो लेजर किरण तो आप लोग बता दिए कि यह स्टील प्लेट को छेद सकता है और क्या कर सकता है, तो स्टील प्लेट को छेद सकता है। इसलिए क्या होता है, जो लेजर किरणों के बारे में बता रहे हैं, लेजर किरण एकल तरंग दैर्ध्य के होते हैं और उसमें बहुत ज्यादा उच्च चमक पाया जाता है। ये तो आप लोग क्या किसका बताए थे बाबू, तो ये तो आप लोग यहाँ देखिए लेजर किरणें के बताए थे। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि एक्स किरण के दो गुणों को लिखें, यानी एक्स किरण के आपके दो गुण लिखना है। तो एक्स किरण के दो गुण कौन कौन से होते हैं, एक्स किरण निर्वात में सरल रेखा में गमन करती है। देखिए कितना आसान यहाँ पे लिखा गया है कि एक्स किरण निर्वात में सरल रेखा में गमन करती है। एक्स किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। एक्स किरण का जो वेग होगा हमारे प्रकाश की किरण के वेग की क्या होता है, एकदम बराबर होता है, इक्वल होता है। ये आप लोग लिख दीजिएगा। अगला लिखिएगा कि एक्स किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है। जो एक्स किरण होता है विद्युतीय क्षेत्र में चाहे यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। तो ये तो गुण है बाबू, प्रॉपर्टीज है, तो ये आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। एक्स यहाँ देखिए किरण के एक्सरे का यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज लिखना है। अब यहाँ देखिए पोल्टियर प्रभाव क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, सुबह में 5 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा। अब बताइए यहाँ पे कि पोल्टियर प्रभाव क्या है। तो पोल्टियर प्रभाव क्या होता है बाबू हमारा, तो पोल्टियर प्रभाव क्या होता है, यहाँ पे समझिए कि यदि किसी ताप युग्म के संधियों पर धारा प्रवाहित होती है तो उस संधि पर या तो ऊष्मा का उत्पन्न होता है या तो ऊष्मा अवशोषित होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो इसी को बोलते हैं पोल्टियर प्रभाव। तो ये आपको पूरा 100% बाबू समझ में आ गया होगा कि पोल्टियर प्रभाव क्या है। तो यदि किसी ताप युग्म के संधियों पर धारा प्रवाहित की जाती है तो या तो वो क्या करता है, ऊष्मा के उत्पन्न, या तो ऊष्मा उत्पन्न होगा उस पर, या तो क्या होगा ऊष्मा उत्पन्न होगा, या तो ऊष्मा का क्या होगा अवशोषण होगा, अवशोषित हो जाएगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, क्या बोलेंगे, तो पोल्टियर प्रभाव बोलेंगे। ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बताए हैं 100% बाबू आप लोग को अभी के अभी याद हो गया होगा। इसलिए इतना समझा के बाबू हम ये क्लास करा रहे थे कि ताकि आपको बाद में याद ना करना पड़े। नहीं तो पढ़ने के लिए तो 5 मिनट काफी था, फटाफट पढ़ के हम यहाँ पे चले जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पे समझाने का मतलब है कि अभी के अभी आपको याद हो गया होगा। तो अभी सभी बच्चे कॉमेंट कीजिए, बताइए कि आपको सभी के सभी प्रश्न याद हुआ कि नहीं हुआ। तो याद हो गया होगा। तो चलिए बाबू, अगर ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं अगर आप लोग, तो जाके फटाफट ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। और यहाँ पे क्या करना है, आस्क बोर्ड सर्च करना है गूगल पर, आस्क BOARD, आस्क बोर्ड सर्च करके आपको क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है और इसका PDF जाके डाउनलोड कर लेना है। जाइए फटाफट आप लोग आस्क बोर्ड सर्च कीजिए और जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, दोपहर वाली क्लास में मिलते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।